मार्गदर्शन अभियान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इस बार एक नया विषय लेकर सामने आना चाह रहे हैं जो हर आदमी पूछता है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी किस तरह की जाए और कब से की जाए। तो जो इतने सालों में मैंने लोगों के सवाल सुने हैं और जवाब दिए हैं, उसी के आधार पर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पहला, लोग सवाल पूछते हैं कि किस कक्षा के बाद हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करें। कई लोग अपने बच्चों को हाई स्कूल या इंटर में ही लेकर मेरे पास आते हैं कि इसको आप गाइड करें कि किस तरह से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करें। हाई स्कूल इंटर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा में कंसंट्रेट करें, उसमें काम करें, उसमें आप बेहतर पढ़ने की कोशिश करें। आपका साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, जो भी आपका डिसिप्लिन हो, आप उस समय सिविल सर्विसेज के बारे में बिल्कुल सोचने की कोशिश न करें। दूसरी बात, हम अगर हाई स्कूल और इंटर में नहीं पढ़ते हैं, हम कब से शुरू करें? जब आप अपने ग्रेजुएशन में प्रवेश करें, वह बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, एमबीबीएस हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, जहाँ भी हो। तो जो 10+2 में जो +2 के बाद का टाइम फ्रेम, जैसे आप विश्वविद्यालय में आप प्रवेश करते हैं, कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी संस्थान हो, आप उस समय सवालों को समझने के बजाय आप समझने की कोशिश करें सिलेबस। आप सिलेबस देखें। यह बेहतर होगा कि आप अपने डिग्री कोर्स में वह विषय चुन लें जिस विषय को आप सिविल सेवा में लेना चाहते हैं। वह आपके थोड़ी सी सुविधा जरूर देता है। अगला सवाल, क्या हम वह विषय ले सकते हैं जो हमने अपने डिग्री कोर्स में नहीं लिया है? और जो हमने डिग्री कोर्स में विषय लिया है वह कितना सिविल सेवा में हमारी मदद करेगा? अगर आप वह विषय लेते हैं जो आपने डिग्री कोर्स में लिया है, थोड़ी सी मदद करता है, बहुत ज़्यादा मदद नहीं करता है। उसका कारण यह है कि किसी भी विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई है वह बहुत ही परंपरागत है और वह किसी भी तरह से सिविल सेवा के प्रश्नों के आसपास नहीं है। विश्वविद्यालय का एक अपना दृष्टिकोण होता है, उसको एक रैंकिंग चाहिए होती है, जो रैंकिंग विभिन्न संस्थाएं इशू करती हैं। अगर वो बहुत कठिन सवाल बना देंगे, सवाल को परंपरागत से हटाकर नवीन तरह का कर देंगे, तो छात्रों का परसेंटेज खराब हो जाएगा, फेल होने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। तो सिविल सेवा परीक्षा के विपरीत यूनिवर्सिटीज़ की चाहत होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास करें। सिविल सेवा की चाहत होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेल करें, चूँकि उनके पास 700-800 लोगों को ही चुनने का अवसर होता है। इसलिए अगर आपने डिग्री कोर्स में कुछ पढ़ा है तो बहुत ही कम मात्रा में आपकी मदद करता है। आपको नए सिरे से पूरा पढ़ना होता है। इसलिए अगर कोई विषय आप ऐसा चुनते हैं जो आपके डिग्री कोर्स में नहीं है, तो भी कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं, आप चुन सकते हैं। अगला प्रश्न लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा विषय चुनूं? मैं हमेशा कहता हूं कि विषय आप वह चुनें जिसमें आपकी रुचि है। अगर आपकी रुचि नहीं है तो विषय आपके लिए बोझ हो जाएगा। अगर आप कोई नया विषय चुन रहे हैं तो शायद आप यह भी ध्यान रख सकते हैं कि वह विषय कितना आपके जीएस में हेल्प करेगा। जैसे इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ है, ज्योग्राफी है। यह आपके विषय में मदद करता है, यह विषय आपके सामान्य अध्ययन में मदद करते हैं। लेकिन यह भी कोई एक निश्चित मापदंड नहीं है। अगर आपको किसी विषय में रुचि आती है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये सब अच्छे विषय हैं जो आपको अगर रुचिकर लगते हैं बहुत मदद कर सकते हैं। अगला सवाल लोग अक्सर पूछते हैं, हम नोट्स बनाएं या न बनाएं? आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स दो तरह का बनाएं, एक नोट्स आप विस्तारित बनाएं, एक नोट्स आप छोटा बनाएं। ऐसा कोई भी नोट्स जो आप रिवाइज नहीं कर सकते, या ऐसा कोई भी बिंदु जो आप रिवाइज नहीं कर सकते एग्जाम के पहले, वह आपके काम नहीं आ पाएगा। क्योंकि आपके लिए एक ज़रूरत है कि जो आप पढ़ रहे हैं वह आपके द्वारा प्रश्न पत्र में जाए, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो या इंटरव्यू में आपके बात कहने की क्षमता हो। तो आप नोट्स दो तरह से बनावें, एक आप नोट्स बड़ा बनावें, ठीक ठाक बनावें, एक नोट्स छोटा बनावें जो आपके रिवीजन करने में काम आए। अक्सर लोग बोलते हैं कि जो आपके सिविल सेवा का जो मुख्य परीक्षा है उसमें जीएस, एसे, ऑप्शनल और
इंटरव्यू, यह जो चार तरह की प्रक्रिया है उसमें किस तरह से क्या मदद करता है। देखिए, अगर हम एक मेंस की बात करें तो जनरल स्टडीज़, एसे और ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 होते हैं। जनरल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते मैंने देखे नहीं हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स है मुझे 460, 470, मतलब 500 से कम ही मिलते हैं। जो आदमी टॉप भी करता है वो भी 50% मार्क्स नहीं पा पाता है। जो आपका ऑप्शनल है उसमें आपको 310, 12, 15 नंबर लाने होंगे। आपको ऐसे में 250 में 60-65 नंबर लाने होंगे। उससे कम पर काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है इतना ब्रॉड है, इतना वृहद है, और सवाल इस तरह से आते हैं जो आसानी से हैंडल नहीं होते हैं। इसलिए आप अपने ऑप्शनल पे और एसे पे कोशिश अच्छी खासी करें, और ऑप्शनल में 310, 12, 15 नंबर लाने की आवश्यकता है। उसके बगैर काम अच्छा होता मुझे नहीं दिख रहा है। सामान्य अध्ययन में कोशिश जरूर करनी चाहिए, आप मेहनत जरूर करें, लेकिन सामान्य अध्ययन की एक लिमिटेशन है, उसका कोर्स कहीं भी जाके लिमिट होता ही नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो क्या है कि लोगों को अभी तक समझ नहीं आ पाती है, लोगों को जल्दी समझ नहीं आ पाती है किस तरह सवाल आते हैं। इसलिए आप लगातार देखने की कोशिश करें कि किस तरह के सवाल मुख्य परीक्षाओं में आते हैं, और उन सवालों को ध्यान में रख के आप कोशिश करें अपने को तैयार करने की और अपने को लिखने के लिए तैयार करने की। प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, यह सब पूछते हैं। और कौन कौन सी किताबें प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, प्रीलिम्स में अगर आप देखें तो 4-5 महत्वपूर्ण चीज़ें, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, साइंस है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। उसमें अगर हिस्ट्री और पॉलिटी को आप मिक्स करें तो 30 से 32-34 सवाल अमूमन आते हैं, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को मिक्स कर दें तो आपके करीब उसमें 46, 47, 48, 50 सवाल आते हैं। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट को मिक्स कर दें तो उसमें आपको 55, 56, 57 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इसको दूसरी तरह से घुमाने की कहने की कोशिश करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने अच्छे से कंट्रोल कर लिया तो आपके प्रीलिम्स का काफ़ी काम हो गया। इकोनॉमिक्स में मैं सबको राय देता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स की किताबों को पढ़ने के बजाय इकोनॉमिक्स की 1 साल की घटनाओं से जुड़े सिद्धांतों को समझिए। मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ, इकोनॉमिक्स की 1 साल की जुड़ी घटनाओं से जुड़े सिद्धांतों को, सिद्धांत आप समझिए कि जो 1 साल के इकोनॉमिक्स के घटनाक्रम चल रहे हैं उससे जुड़े जो सिद्धांत, अगर आप उसको आप समझ जाते हैं, इकोनॉमिक्स में आप बहुत बड़ा काम कर ले जाते हैं। साइंस का 2 पार्ट है, एक पार्ट है जनरल साइंस का और दूसरा पार्ट है इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास का। दोनों समझने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों को समझेंगे तभी काम हो पाएगा। जो जनरल साइंस का पोर्शन वो कक्षा 10 से आगे नहीं आता है, वो कक्षा 10 तक ही आता है। तो आप कक्षा 10 तक के साइंस में वह भी मुख्यतः वह भाग जो जीवन के अभिप्रयोग के लिए है, जीवन के एप्लीकेशन से है, वो साइंस के सिद्धांतों को बहुत ही कम पूछते हैं। वो ज़्यादातर पूछते हैं जो साइंस जीवन में प्रयोग होता है और उस प्रयोगों से जुड़े सिद्धांत पूछते हैं। एक सवाल लोग पूछते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो आप करंट घटनाओं से नहीं आप जुड़ पाएंगे और आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। एक किताब बुक्स पे आती है, एक बात आती है बुक्स पे। देखिए, आप एनसीईआरटी की जो ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 6 से 12 तक पढ़ें। आप कितनी भी पारंगत आपको लगती हो कि मेरे पास है, आप क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ें। क्लास 6 से 8 तक की एनसीईआरटी पतली पतली हैं, आप बहुत जल्दी पढ़ते जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है उसमें भी आपको काम का जरूर मिलेगा। आप चाहे आप टॉपर हों, आप चैंपियन हों, आप साइंस के हों, आप किसी भी स्ट्रीम के हों, आप क्लास 6 से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करिए और 12 तक एनसीईआरटी पढ़िए। वो आपकी बेसिक बुक है। लेकिन एनसीईआरटी से ही काम नहीं होता है। शायद आज से 10 साल पहले एनसीईआरटी से काम होता था, अब एनसीईआरटी से काम नहीं होता है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, अगर एनसीईआरटी के आए हुए सवाल आपसे गलत हो रहे हैं तो आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा के रेस के बाहर हो चुके हैं। पहली प्राथमिकता है एनसीईआरटी के सवाल गलत न हों। उसके बाद अगर हम किताबों की बात देखें तो हिस्ट्री में एनसीईआरटी के बियॉन्ड अगर पढ़ने की बात है तो कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। एक रोमिला थापर की है भारत का इतिहास, पतली सी किताब है, उसको पढ़िए। दूसरी जो आपके मॉडर्न इंडिया में बिपिन चंद्रा की किताब है, वो कुछ लेखकों ने मिलकर लिखी है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, वो पढ़िए। तीसरा सुमित सरकार की किताब के कुछ पूरी मत पढ़िए, कुछ चैप्टर पढ़िए।
एक किताब है एल बाशम की कल्चर पे, उसका कुछ भाग पढ़ी, खासकर उसका जो रिलीजन का पार्ट है, जो उसमें रिलीजन का कल्चर का पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको आप पढ़ सकते हैं। पूरी किताब पढ़ने की कोशिश न करें। एक चोपड़ा पुरीदास की किताब है, उसमें 2-3 चैप्टर हैं, वो पढ़ सकते हैं, खासकर धर्म का चैप्टर उसका भी अच्छा है। एक जो भाग 2 है, जो एक मजुमदार राय चौधरी की किताब है, उन्होंने 3 भाग लिखी, उसका जो दूसरा भाग है उसमें जो एक मिडिवल कल्चर का भाग है उसको आप पढ़िए। उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री आप बिल्कुल मत पढ़िए, आप सिर्फ मिडिवल कल्चर का भाग पढ़िए, वो बहुत काम की किताब है, जनरली लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। एंशिएंट इंडिया में आप एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी के साथ रूमला थापर की किताब पढ़ें, आपका काफ़ी कुछ काम हो जाएगा। एक मैं बात कहूँगा, क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप क्या न पढ़ें। आप ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करें। आप एक किताबों का सेट बनाइए, उसी को बार बार पढ़िए। एक बात मैं हमेशा अपने हर लेक्चर में कहता हूँ, अपने हर व्याख्यान में कहता हूँ कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि क्या वह करंट अफेयर्स पूछते हैं? नहीं, इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब यह है करंट अफेयर से जुड़े सिद्धांतों को पूछते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में, 3 राज्यों में राज्य सरकारों की अस्थिरता लगातार चलती रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या परीक्षक राज्य सरकारों की अस्थिरता पर सवाल पूछेगा? नहीं, इस पर नहीं पूछेगा। वो राज्य सरकारों की अस्थिरता से जुड़े मुद्दे पर सवाल पूछे। मुद्दे क्या हैं? शेड्यूल 10, राज्यपाल की भूमिका, स्पीकर की भूमिका, न्यायालय की भूमिका, इस पर सवाल पूछेंगे। पॉलिटी के बारे में कहूँगा, आप एनसीईआरटी पढ़ें, लक्ष्मीकांत पढ़ें और बेयर एक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ें। बेयर एक्ट कई बार पढ़ें और 2-3 टॉपिक आप डीडी बसु से भी कंसल्ट करने की कोशिश करें। पॉलिटी के सवाल बहुत कठिन आते हैं, बहुत मुश्किल आते हैं। यह मार्गदर्शन अभियान सिविल सेवा परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें सिविल सेवा परीक्षा के सफल अभ्यर्थी जो भारत सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वह इसमें अध्यापक के रूप में काम करते हैं, आपके मेंटर रूप में काम करते हैं। एक हम पूरा चैट चलाते हैं टेलीग्राम पे। ऑनलाइन आईएएस क्लासेस बाय वीरेंद्र ओझा के नाम से यूट्यूब चैनल है जिस पे रोज़ क्लासेस चलती हैं, और इसी नाम का एक फेसबुक चैनल है जिस पे रोज़ हम सवाल लिखते हैं फ्रेम करके कि वह सवाल आप लोग पढ़ें, उस तरह से हल करने की कोशिश करें। 2020 का जो बैच है जिसका 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो रहा है, उसका पूरा सिलेबस हमने कर दिया है। 2021 का बैच अभी चल रहा है। आप लोग ऑनलाइन आईएएस क्लासेस बाय वीरेंद्र ओझा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें क्लासेस रोज़ चलती हैं, क्लासेस निःशुल्क हैं, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आपका मार्गदर्शन अभियान में स्वागत है। धन्यवाद।